मित्रों, आज हम बात करते हैं मलद्वार के रोगों के बारे में। हमने अपने 20 साल के प्रैक्टिस में जो मैक्सिमम मरीज देखे हैं, मरीज कहते हुए तो आए कि हमको बवासीर है, लेकिन अधिकतर केसों में उनको एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि फिशर इन एनो है। फिशर इन एनो एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही कॉमन है। अगर हम डेली 20 पेशेंट देखते हैं तो उसमें से फिशर इन एनो से संबंधित 9-10 पेशेंट फिशर के होते हैं। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि फिशर आखिर में होता क्या है। बेसिकली फिशर आपके मलद्वार में या मलद्वार के रास्ते के फटने के प्रक्रिया को हम लोग फिशर के नाम से जानते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल पास करते हैं या हमको कब्जियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ऐसे केसेस में जब हम मल त्याग के समय ज़्यादा जोर लगाते हैं और कड़ा मल जब गुदा मार्ग से पास करता है तो उस समय गुदा मार्ग के बाहरी हिस्से में एक कट सा जाता है, एक कटिंग हो जाती है, छिल जाता है, एक टीयर हो जाता है, जहाँ से 1-2 बूंद ब्लीडिंग होने की भी संभावना रहती है या कभी कभी मल के साथ लग कर के भी ब्लड आ सकता है। और इस कटने की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में पेशेंट रहता है। और ऐसे पेशेंटों को जब हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्ज़ामिनेशन भी उनके में करना पॉसिबल नहीं होता है, वो अलाउ नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। तो जो मलद्वार के रोगों में जो सबसे कॉमन बीमारी हमने देखी है वो फिशर एनो देखी है। और इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में सामान्य इलाज से ही काम हो जाता है, लेकिन बहुत दीर्घकालिक होने पर, बहुत लंबे समय तक बीमारी रहने पर कभी कभी इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के पहले जिन मरीजों का दवा से इलाज करके उनको आराम दिया जा चुका है, उनको एक बात ज़रूर समझने की होती है कि आखिर में हमारी बीमारी हुई कैसे। सिर्फ इलाज से काम नहीं बनता है, क्योंकि अगर हम अपने उचित खान पान का व्यवहार नहीं रखेंगे, अपने आप को कॉन्स्टिपेशन से दूर नहीं रखेंगे, या फिर बार बार अगर हमारा कड़ा मल गुदा मार्ग से बाहर निकलेगा, या फिर मल त्याग के समय हम बहुत ज़्यादा जोर लगाना जारी रखेंगे, तो इस बीमारी के दोबारा होने की संभावना हमेशा रहती है। तो ऐसे मरीजों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कम से कम पहली चीज़ कि कब्जियत न हो। कब्जियत होने के लिए हमको अपने खान पान में उचित परिवर्तन रखना चाहिए, जैसे कि उसमें जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारे को कॉन्स्टिपेशन करती हैं, कब्जियत करती हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोगों को जैसे दूध नहीं पचता है, दूध पिएंगे 5-6 बार उनको लूज मोशन होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दूध पीने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लैट्रिन कड़ी हो जाती है। या फिर कुछ लोगों को पूड़ी पराठा ज़्यादा खाने पर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर कुछ लोग जो बैगन वगन की सब्ज़ी खाते हैं उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने खान पान का स्वयं ध्यान रखना है कि किस तरह के भोजन से हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर जो मांसाहारी हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, इन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे मरीज जो कि फिशर के बीमारी से ठीक हो चुके हैं, या जिनको फिशर हुआ है, या जिन्होंने फिशर को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करा लिया है, उनको सदैव अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी खाएं, उनके में फाइबर डाइट ज़्यादा होनी चाहिए, जल की मात्रा, पानी की मात्रा का उचित सेवन करते रहें। और साथ में बाई द वे अगर उनका मल त्याग के समय ये महसूस होता है कि हमारा मल कड़ा हो गया है, सख्त हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में कतई जोर न लगाएं, क्योंकि जोर लगाते ही वहाँ पर जो आपका फिजिकल पैथोलॉजी है, मीन्स जो टीयर ऑफ एनल म्यूकोसा है, जो वहाँ पे छिलने कटने की संभावना है, वो उतनी बढ़ जाती है। अगर आपको लगता है कि हमारा स्टूल टाइट आ रहा है या टाइट होने वाला है, कड़ा स्टूल है, और हमको स्टूल त्याग करते समय लग रहा है कि कोई चीज़ फंस रही है,
तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा जोर लगाने के बजाय उठे कोई भी आयल या कोई भी लुब्रिकेंट लगा करके धीरे धीरे मल को त्याग करें और जितना संभव हो सके आगे के लिए कम से कम 1-2 दिन लग्जेटिव का प्रयोग कर लें, ताकि स्टूल सॉफ्ट होगा और जिससे उस रोग की पुनरावृत्ति या उस रोग के उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम से कम रहेगी। इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही अगर आप लग्जेटिव का प्रयोग करते हैं किसी रेचक चूर्ण का, और मार्केट के जो आपके प्रचार वाले जो लग्जेटिव्स होते हैं उनके सेवन से आपको बचना चाहिए या बहुत कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सेवन करने से आपकी एक आदत बन जाती है कि बिना उसके आप स्टूल सॉफ्ट आपका होगा नहीं, और फिर डॉक्टर को भी दिक्कत होती है आपके कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट को करने में। तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखें, जो भी इस तरह की तगड़ी दवाइयाँ होती हैं जो दावा करती हैं कि एकदम पेट आपका साफ कर देंगे या एकदम आपका पेट एकदम एक बार में 1 चम्मच लेने पर 1 डोज लेने पर आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसी दवाइयों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि पेट हमारा अपना सामान्य है, उसको असामान्य दवाइयों से फिर से सामान्य करने का प्रयास नहीं करना है। साथ में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जो भी फिशर के मरीज हैं, जो भी फिशर बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उत्पन्न हुआ बीमारी है, ऐसे मरीजों को हमेशा लिक्विड डाइट, गुनगुने पानी का सेवन, फाइबरस डाइट जिसमें ऐसी खान पान जिसमें फाइबर अधिक हो, और साथ में जैसे कि मैदा वगैरह की सामग्रियों का कम से कम इस्तेमाल करें, पिज़्ज़ा बर्गर का कम से कम इस्तेमाल करें, या फिर दूध का उसी अनुपात में इस्तेमाल करें जिसमें कि उनको अगर पचता हो ठीक से दूध तो ठीक है, नहीं पचता हो तो दूध को अवॉइड करें। और साथ में सलाद, जो ग्रीन वेजिटेबल सलाद होते हैं उनका सेवन करने से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम से कम रहती है। घर में अपने पास हमेशा एक इसबगोल रखें। बाय द वे कभी अगर आपको लगता है कि हमने हैवी डाइट लिया है तो वैसे केसेस में आप सिंपल 1 चम्मच इसबगोल का गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन कर लेंगे। सुबह आपका स्टूल सॉफ्ट होगा और आपको फिर फिशर जैसी बीमारी होने की संभावना कम से कम रहेगी। तो इन बातों का अगर हम लोग ध्यान रखते हैं तो चाहे फिशर होने वाला हो, चाहे आपको फिशर हो गया हो, आप इलाज के दौरान हो, तो आप ठीक रहेंगे, आपको आराम रहेगा। और बाय द वे ऑपरेशन भी आपने फिशर के लिए करा लिया है तो उसके बाद भी अपने खान पान को हमेशा मेंटेन रखना है। काफ़ी पेशेंट ये सोचते हैं कि हमने ऑपरेशन करा लिया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑपरेशन में आपके उस टाइम की उत्पन्न हुई बीमारी को हटाया जाता है। भविष्य में अगर आप कॉन्स्टिपेट होंगे, बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो उस फिशर के होने की संभावना हो सकता है कि जिस जगह पे आपको पुराना फिशर रहा है उससे ना हो, एक नए जगह से भी फिशर हो सकता है जिसमें कि आपको उसी तरह की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो फिशर के मरीजों के लिए आज की हमारी यही राय कि घबराएं नहीं, उचित समय पर दिखाएं, और विशेष करके फिशर के मरीज विशेष करके अपने आप को कॉन्स्टिपेट होने से बचें। मल त्याग के समय पूरी समय रखें, बहुत देर तक टॉयलेट में न बैठें, फाइबरस डाइट का सेवन करें, सलाद का सेवन करें, और साथ में बाय द वे अगर हार्ड स्टूल आ रहा है तो उसको बहुत जोर लगा करके उसको निकालने का प्रयास न करें, उसके बजाय जेली या कोई मलहम या कोई भी आयल लगा करके उसको लुब्रिकेंट लगा करके, ताकि आपका स्टूल ईजिली पास हो जाए। तो इसी परिचर्या के साथ फिर कभी मिलेंगे, हम लोग आगे किसी और विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।